This conference will now be recorded. आज हमने कोरिलेशन की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, कोरिलेशन की प्रॉपर्टीज को, और फिर आज हमने कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को भी थोड़ा सा डिस्कस करना है। तो आज इंतहाई इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि कल तो सिर्फ फार्मूलाज बेस्ड थे। प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट, प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन या कोरिलेशन कोफिशिएंट। सबसे पहली प्रॉपर्टी, कोरिलेशन कोफिशिएंट इज सिमेट्रिकल R stand for correlation coefficient. Correlation coefficient is symmetrical with respect to X and Y. Correlation coefficient is symmetrical with respect to X and Y. वैसे तो शायद कुछ बच्चों को ये पढ़ के ना समझ लगी हो, इसका मतलब लिख लो कि R X on Y बराबर होता है R Y on X। क्वेश्चन के अंदर चाहे वो आपको कह दे R X on Y फाइंड करो, चाहे वो कह दे R Y on X फाइंड कर दो, एक ही आंसर है। इसलिए हमने कोरिलेशन का एक ही फार्मूला लिखा था। रेग्रेशन के दो फार्मूले थे, एक X on Y का, एक Y on X का, बट कोरिलेशन का एक ही फार्मूला लिखा था। उसकी वजह क्योंकि उसको R से डिनोट करते हैं, कभी भी ये नहीं लिखा हुआ होता X on Y या Y on X। अगर वो कंफ्यूज करने के लिए लिख भी दे तो कोई फार्मूले पे फर्क नहीं आना। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी, कोरिलेशन कोफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट correlation coefficient is independent with respect to change of origin and change of scale. Change of origin and change of scale, इसका मतलब क्या है भला कि आर यू वी बराबर होता है आर एक्स वाई के। मतलब इसका मजीद अगर हम इलेबोरेट करें, चेंज ऑफ ओरिजिन आपको पता है कि स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम कहते हैं कि वेरिएबल्स में कोई चीज प्लस कर दो या माइनस कर दो, उसे हम कहते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन। अगर वेरिएबल में कोई चीज प्लस कर दो या माइनस कर दो, उसे हम क्या कहते हैं? चेंज ऑफ ओरिजिन। वेरिएबल मतलब जो एक्स और वाई की वैल्यू गिवन होती है। और अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दो, उसे कहते हैं चेंज ऑफ स्केल। ओके होगी बात? तो चाहे वेरिएबल की वैल्यू में कोई चीज प्लस कर दो, माइनस कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, आर के आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी एक और एग्जांपल करते हैं। आपके क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन है, कहते हैं r इज इक्वल टू 0.3 एंड each value of x increased by 5, what will be the effect on correlation coefficient?
what will be the effect on correlation कोफिशिएंट। अगर इसकी ऑप्शन पर गौर करें, वो कहते हैं इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, नो चेंज। तो कोरिलेशन का अगर आप x या y की वैल्यू में प्लस कर दो, माइनस कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, कोई चेंज नहीं आता। ओके की बात। आंसर सारे लोग किया करें। कुछ बॉडी के अंदर हरकत करोगे तो बरकत पड़ेगी, इसलिए कोशिश किया करें आंसर करने की। क्लियर होगी बात। तीसरी प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी देखें, रेंज ऑफ कोरिलेशन क्या होगा, -1 लेस देन इक्वल टू +1। आपको याद होगा कोरिलेशन कोफिशिएंट की जो रेंज है वो -1 टू +1, और इसके अंदर -1 भी शामिल होता है, +1 भी शामिल होता है, 0 भी इसके अंदर मौजूद होता है। ओके की बात। चलें जी, लास्ट बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कहते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट is a geometric mean of two regression coefficients. Regression coefficients. अगर हम इसको फार्मूला फॉर्म में लिखें तो R इज इक्वल टू अंडर रूट bx1y मल्टीप्लाइड बाय by(x). R इज इक्वल टू bx1y मल्टीप्लाइड बाय by(x). और आज का जो हमारा लेक्चर है वो सबसे ज्यादा इस फार्मूले पे है, और इसमें से पेपर भी लाजमी आता है। इस फार्मूले की एप्लीकेशन में से लाजमी पेपर आता है। तो हम इसको फिर सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन लिखते हैं जरा कि मेरे पास अगर bx1y है 0.2, by(x) है 2.5, what is correlation coefficient? What is correlation coefficient? जी मेरे भाई, आंसर क्या आएगा इसका? R इज इक्वल टू प्लस अंडर रूट bx1y मल्टीप्लाइड बाय by(x). एक बात याद रखें, इसमें पहली इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं कि अगर दोनों रिग्रेशन के कोफिशिएंट पॉजिटिव होंगे तो आपका R का आंसर भी पॉजिटिव आएगा। अगर, दोबारा सुने, अगर कोरिलेशन कोफिशिएंट के
सॉरी रेग्रेशन कोफिशिएंट के दोनों रिजल्ट्स पॉजिटिव होंगे तो आर का भी रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, और अगर वो दोनों नेगेटिव होंगे तो आर का रिजल्ट भी नेगेटिव आएगा। मतलब एक्स ऑन वाई बी वाई ऑन एक्स और आर तीनों का साइन सेम होता है। इनमें से कोई एक अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब है उस डेटा के सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव होंगे। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि बी वाई ऑन एक्स पॉजिटिव हो और बी एक्स ऑन वाई नेगेटिव हो। इट इज इम्पॉसिबल। तो आर फाइंड कर लेते हैं। प्लस अंडर रूट 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 2.5। आंसर जो आप लोगों ने बताया है वो है 0.707। 0.707। एक और क्वेश्चन लिखें फिर। बी एक्स ऑन वाई है मेरे पास -2.2, बी वाई ऑन एक्स है मेरे पास -0.31। फाइंड कोरिलेशन कोफिशिएंट। करो जरा फाइंड। अली हमजा का आंसर आ रहा है -0.825। जी जनाब, और बताएं। जी फहीम का आंसर सही नहीं आ रहा, बाकी सबका ठीक है। आर का आंसर नेगेटिव में आएगा फहीम। अगर दोनों भी पॉजिटिव हों तो आर पॉजिटिव, अगर दोनों भी नेगेटिव हों तो बाहर ही नेगेटिव का साइन लग जाएगा। अंदर अब चाहे दोनों नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर वाला सिस्टम पॉजिटिव हो जाएगा। बाहर माइनस लिख देंगे तो हमारे पास 2.2 है, मल्टीप्लाई हो रहा है 0.31, तो आंसर आ रहा है 0.826। 0.826। एक और क्वेश्चन लिखिए जरा। अब जरा आप लोगों की कॉमन सेंस का इम्तिहान है कि मेरे पास एक रेग्रेशन लाइन है 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ये रेग्रेशन लाइन हमारे पास है एक्स ऑन वाई, और एक और रेग्रेशन लाइन लिखें 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 4, और ये रेग्रेशन लाइन है y ऑन x। ओके होगी बात। और मैं कहता हूं फाइंड करें कोरिलेशन कोफिशिएंट। करोगे? जी मेरे भाई, हिम्मत है? चलो फाइंड करो जरा। और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी मैंने लिखा है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सॉल्व करें जरा, 2 मिनट लगाएं। 2 मिनट का टाइम आपके पास है, इसको सॉल्व करें।
कोई सॉल्व कर रहा है या नहीं? हाँ जी, जल्दी करें, देखते हैं किसका आंसर क्या आता है। और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हाशिर का आंसर आ गया -0.26। बाकी लोग अपना अपना आंसर निकालें। हाशिर का आंसर -0.26 आ रहा है। महरीन का -0.7 आ रहा है। लो जी, आंसर्स में तजाद आना शुरू हो गया है, जल्दी करें जरा। शानीम, आपका आंसर नहीं आया बेटा? उर्वा, ईशा, ईशा का आंसर -0.21, सॉरी +0.21। ईशा, जरा अपना आंसर चेक करो, माइनस में आ रहा है प्लस में आ रहा है? माइनस में है। चले जनाब, करें सॉल्व। बाकी लोगों का मुझे लगता है आंसर नहीं आ रहा। जी जनाब, आ जाओ जरा फिर। ये उसने खुद बता दी कि ये जो रिग्रेशन लाइन है ये एक्स ऑन वाई है। ये लाइन उसने यहां पर लिखा हुआ है एक्स ऑन वाई लाइन। और अगर ना भी बताया हो तो जो पहली लाइन होती है वो एक्स ऑन वाई होती है, और अगर बताया हो तो जो बताएगा वैसे करेंगे। तो एक्स ऑन वाई जो हमारे पास लाइन होती है एक्स ऑन वाई, वो होती है एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। मतलब हमने इस लाइन को इस फॉर्मेट में लेकर आना है, x को सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन बनाना है। तो 4x को हम लिखेंगे 2 माइनस वाई, और x इज इक्वल टू 2/4 माइनस 1/4 y। इसके अंदर हमारे पास जो मजीद अगर सिंप्लीफाई करना है, 2/4 आ गया 0.5 माइनस 0.25 y, जिसमें बी एक्स और वाई मेरे पास आ गया -0.25। यही है ना बी? ये बात अगर किसी को नहीं समझ लगी तो मैं 10 दफा भी बताने के लिए तैयार हूं, लेकिन समझ आना जरूरी है। ये बात सबको क्लियर है?
उसके बाद नेक्स्ट फिर देखें इस लाइन की, ये लाइन है हमारे पास बी वाई ऑन एक्स, और जिसकी इक्वेशन हमारे पास है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। इस लाइन में हमने y को सब्जेक्ट बनाना है, मतलब 7y इज इक्वल टू 4 माइनस 2x। तो y मेरे पास आ जाएगा 4/7 माइनस 2/7 x। तो जो मेरे पास b y ऑन x आ रहा है माइनस 2/7 या 0.286, मैंने कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड करना है। ये मेरे पास आ गया रिग्रेशन कोफिशिएंट, और मैंने फाइंड करना है कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो जनाब मेरे पास कोरिलेशन कोफिशिएंट का फार्मूला होता है R इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि दोनों माइनस है, माइनस 0.25 इंटू माइनस 0.286। जी मेरे भाई 0.25 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.286 से, जो इसका आंसर आ जाता है अंडर रूट ले, तो आंसर आ रहा है माइनस 0.267। आंसर आ रहा है, अपना अपना आंसर चेक कीजिएगा जरा, अपना अपना आंसर चेक कीजिएगा जरा, और ये बात कंफर्म करें कि ये आपको समझ लग गई है। अगर समझ नहीं लगी तो बताएं। समझ लगी? सैफुल्ला शाह। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, बिल्कुल इसी तरह का ही एक क्वेश्चन करते हैं, और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ये यहां से फाइंड करना, पेपर में ये अक्सर आया हुआ है सवाल। लिखे जरा क्वेश्चन एक फिर। थ्री एक्स प्लस 8y इज इक्वल टू 24। रेग्रेशन लाइन है हमारे पास y ऑन x, यहाँ पर माइनस कर लो, सॉरी यहाँ पर दरमियान में माइनस कर लो। ये लाइन है हमारे पास y ऑन x, और दूसरा लिखें 5x माइनस y इज इक्वल टू 20 x ऑन y। फाइंड कोरिलेशन कोफिशिएंट, फाइंड कोरिलेशन कोफिशिएंट। जरा ध्यान से करना है ये। ये क्वेश्चन जरा ध्यान से करना है। हाँ जी, आंसर आना शुरू हो गए हैं। आपने साइन भी लाजमी साथ लिखना है।
आशिर का आंसर आ रहा है 0.273। एक शख्स ने लिखा है नॉट पॉसिबल उमैर ने, और बाकी सब का आंसर तकरीबन सेम आ रहा है। जी अब जरा इसको चेक करते हैं कि इसके आंसर में क्या चेंजिंग है। सबसे पहले आ जाओ y ऑन x लाइन के ऊपर। y ऑन x का स्टैंडर्ड लाइन लिखो पहले, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। मतलब आपने y को सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन बनाना है। मैं थोड़ा सा चेंज करके कर रहा हूं कि मैं y के साथ y को इधर लेकर जा रहा हूं, 24 को इधर लेकर जा रहा हूं, तो ये मेरे पास बनेगा क्या, 24 प्लस 3x इज इक्वल टू 8y। सिर्फ जो लोग मैथ्स के स्टूडेंट नहीं है उनको सिखाने के लिए एक स्टेप एक्स्ट्रा कर रहा हूं। एक्चुअल में मैं 8y को दूसरी साइड पर लेकर गया हूं, तो 8y का साइन चेंज होगा, 24 के साथ नेगेटिव आएगा। मतलब मेरे पास जो लाइन बनी वो 8y इज इक्वल टू -24 प्लस 3x बनी। तो y मेरे पास आ गया -24 ओवर 8 प्लस 3 ओवर 8x। मेरे पास जो b y ऑन x आ रहा है वो आ रहा है 3/8। उमैर भाई आपको आप समझ लगी है इस चीज की? बी वाई ऑन एक्स कितना आ गया हमारे पास, 3/8। डन होगी बात? चलें जी, फिर नेक्स्ट देखें। इस लाइन को चेक करते हैं जरा। इसमें हमने x को सब्जेक्ट बनाना है, तो 5x इज इक्वल टू 20 प्लस y। तो x मेरे पास आ गया 20 ओवर 5 प्लस 1 ओवर 5y। तो बी एक्स ऑन y मेरे पास आ गया 1 ओवर 5, और ये दोनों पॉजिटिव हैं। हाँ, हमेशा याद रखें पेपर में अगर एक पॉजिटिव आ जाए एक नेगेटिव आ जाए वो बिल्कुल नॉट पॉसिबल होता है। ठीक है, तो हमारा आर आ गया प्लस अंडर रूट 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 3/8। तो आर का आंसर आ गया 1 ओवर 5 मल्टीप्लाइड बाय 3/8, 0.274। क्लियर होगी बात? चलें जी, नेक्स्ट फिर देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है दैट इज कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन।
हारिस ने कहा है कि सर उसके अंदर माइनस का साइन है रिग्रेशन इक्वेशन के अंदर। हारिस भाई रिग्रेशन इक्वेशन हमारी ये है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स और x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई। ये रिग्रेशन इक्वेशंस हैं दोनों। ये बाय डिफॉल्ट इसमें पॉजिटिव साइन है। आशिर भाई आप ये चीज सीखना चाह रहे थे या कोई और मसला है? बाय डिफॉल्ट जो रिग्रेशन इक्वेशन है ये y ऑन x है और ये x ऑन y है। ओके की बात? चलें जी। और इसको जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे फिर उसका साइन देखेंगे। ये जो पहले गिवन थी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं थी। स्टैंडर्ड फॉर्म में जाएंगी तो पता चलेगा कि साइन कौन सा आना है। उसके बाद कल हमने सीखा था कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन होता क्या है, बड़े गौर से सीखना है। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन एक वेरिएबल की वेरिएशन बताता है विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल, या वो ये बताता है कि कितने परसेंट वेरिएशन एक्सप्लेन है और कितने परसेंट वेरिएशन अनएक्सप्लेन्ड है। ठीक है, क्या बताता है? परसेंटेज में, प्रोपोर्शन में। इसको हम आर स्क्वायर से डिनोट करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को हम आर स्क्वायर से डिनोट करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन डिफाइन एक्सप्लेन variation in a variable in percentage या proportion form। परसेंटेज या प्रोपोर्शन फॉर्म। ये इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है, ये सिर्फ आपको सिखाने के लिए कि क्वेश्चन में आपकी अंडरस्टैंडिंग हो कि जब भी वेरिएशन परसेंटेज में बताई हो तो समझना वो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का जिक्र कर रहा है। वो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का जिक्र कर रहा है। आपको पता है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या है? स्क्वायर ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। स्क्वायर ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। और दूसरा कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की जो रेंज होती है वो 0 to +1 होती है, क्योंकि इसमें तो नेगेटिव आता ही नहीं है ना। इसमें तो नेगेटिव आता ही नहीं है। तो बात समझ लगी ना? इसमें नेगेटिव आता ही नहीं है। तो इसके बारे में सबसे पहले कि ये परसेंटेज में होता है, एक्सप्लेन्ड वेरिएशन बताता है। ओके की बात। और इसकी रेंज 0 to 1 होती है। अब जरा थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन पे आते हैं, जरा ध्यान से देखना कि अगर आर स्क्वायर का आंसर मेरे पास आ रहा है 0.60, इसका मतलब है 60% वेरिएशन एक्सप्लेन्ड है और 40% वेरिएशन
अनएक्सप्लेन्ड है। अगर आपके पास आर स्क्वायर का आंसर 0.60 है, इसका मतलब कि 60% वेरिएशन एक्सप्लेन्ड है और 40% वेरिएशन अनएक्सप्लेन्ड है। 60% वेरिएशन एक्सप्लेन्ड है, 40% वेरिएशन अनएक्सप्लेन्ड है। गॉट इट? क्लियर होगी बात? सैफुल्लाह ने एक प्यारा सवाल पूछा कि एक्सप्लेन्ड का मतलब थोड़ा सा बता दें। ये मैं बताने ही लगा था, आपने पूछ लिया। अब जरा गौर फरमाएं, मैंने कहा कि हमने डेथ का रेट और कोरोना वायरस का डाटा हमने इकट्ठा किया, तो हमारे पास आर स्क्वायर आ गया 0.60। सपोज इसका मतलब है, एक्सप्लेन्ड वेरिएशन का मतलब ये है कि 60% डेथ जो है वो कोरोना की वजह से हुई है। एक्सप्लेन्ड पता है, वाजे है, जो हमारा कोरोना है उसके ऊपर डिपेंड कर रही है डेथ। बाकी जो 40% डेथ है वो अनएक्सप्लेन्ड है। उसका मतलब है कि वो कोरोना के अलावा बाकी पता नहीं किस किस पे डिपेंड कर रही है। जब हम दो वेरिएबल की आपस में कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन फाइंड करते हैं, तो जितने परसेंट आंसर आ रहा होता है, इसका मतलब है उतने परसेंट वो आपस में लिंक्ड हैं, उनका आपस में रिलेशन है। ओके होगी बात? और बाकी अनएक्सप्लेन्ड है, जैसे बाकी डेथ एक्सीडेंट से हो सकती है, लोगों की डेथ, कैंसर से डेथ हो सकती है, कई रीजंस और हो सकती हैं, वो अनएक्सप्लेन्ड है, लेकिन 60% एक्सप्लेन्ड है। क्लियर होगी बात? और ये पेपर में कई दफा आपको सवाल आया हुआ है कि इतने परसेंट वेरिएशन ये है, तो बताओ एक्सप्लेन्ड कितनी है और अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन कितनी है। मतलब जो गिवन वेरिएबल्स हैं वो आपस में कितने परसेंट उनका रिलेशन है, और जो बाकी है अनएक्सप्लेन्ड कितना है। क्लियर होगी बात? तो लो मेरे भाई, आपने अब असाइनमेंट में हमारा सिर्फ रैंक कोरिलेशन रह गया और कुछ ट्रिकी क्वेश्चन रह गए। आपने रैंक कोरिलेशन के अलावा अपनी असाइनमेंट पूरी करनी है, जो आपको असाइनमेंट क्लास में भेजी हुई है, ग्रुप में भेजी गई है, वो पूरी करनी है असाइनमेंट। कल ट्रिकी क्वेश्चन करेंगे और परसों हम करेंगे रैंक कोरिलेशन। तो इंशाल्लाह थर्सडे को ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक हो गया जनाब? ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।